हेलो फ्रेंड्स, सीटेट की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों को बेस्ट ऑफ लक। क्योंकि 20 अगस्त को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रहा है, तो उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बेहद अच्छी होगी। तो इसी कड़ी में हम सीडीपी को लेकर के जो 2019 सीटेट 2019 दिसंबर में जो हुआ था, उसमें पूछे गए सवालों को लेकर के डिस्कस करेंगे। और प्यारे साथियों, अंतिम समय में जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही काम आते हैं आपके, और ऐसे प्रश्न आपको देखने को भी मिल जाते हैं। इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहला जो प्रश्न है अपना कि इसमें कि नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई है तथा ये कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा कि तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच जो है साझा किया था। तो एक विद्वान हुए लॉरेंस कोलबर्ग, जिन्होंने आपको ये स्तर बताए थे, उन स्तरों में से एक उनकी जो अवस्था है उसके बारे में सवाल यहाँ पे किया है। तो ये आपका सवाल कौन सा हो जाता है? इसका आंसर चला जाएगा आदान प्रदान, यानी इस हाथ दें और उस हाथ लें, ये वाली अवस्था यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे 3 स्तर हैं और 6 अवस्थाएं लॉरेंस कोलबर्ग ने बताई थी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि समाज में विभिन्न लिंगों के प्रति या उपयुक्त मानी जाने वाली जो बाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं क्या कहते हैं। ठीक है, जो लिंग होते हैं यानी स्त्रीलिंग, पुरुष, पुल्लिंग, तो इन यानी जो मतभेद होते हैं, जेंडर जो रूढ़िवादिताएं होती है, उनसे संबंधित यहाँ पे बात की जा रही है। तो भेदभाव जो किया जाता है लड़के और लड़कियों में, तो ये जेंडर रूढ़िवादिताएं होती है। उसके बाद की पाठ्यक्रम में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है, जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों करती है। तो ये कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? तो ये एक तरह से जेंडर रूढ़िवादिता है, इसको समाप्त करने के लिए ये बात करता है। ठीक है, तो ये सेकंड ऑप्शन जो है इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान यहाँ पे वाइगोत्स्की। ठीक है, तो ये प्यारे साथियों ऐसे सवाल हैं जो निश्चित रूप से ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं। वाइगोत्स्की है, ठीक है, जीन पियाजे है, निश्चित रूप से 100% इन पे प्रश्न देखने को मिलता ही है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक बच्चे को निष्पादन के वर्तमान स्तर को पहचान सहयोग द्वारा, ठीक है, सहयोग द्वारा विस्तारित करता है, तो इसे वो क्या कहते हैं? ठीक है, कोई वयस्क व्यक्ति है, वो बच्चे को उसका सहयोग कर देता है, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? तो इसको ये इसके फोल्डिंग इसको कहते हैं। इसके फोल्डिंग वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू है। ठीक है, पार्ड या ढांचा भी कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश वर्ड इसके लिए इसके फोल्डिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? तो निगमनात्मक तर्क की जहाँ बात होती है, तो आपका आंसर चला जाएगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके है कि बच्चों के जो चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रिया और सांस्कृतिक, देखो जहाँ पे सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों आ जाते हैं, तो वहाँ पर आपका वाइगोत्स्की का नाम आएगा। ठीक है, वाइगोत्स्की यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को लेकर के यहाँ पे बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 7, तो 7 में देखिएगा, 7 कि जीन पियाजे, ये थोड़ा सा ऊपर से कटा हुआ है, कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जो निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तो इसमें आपको पॉजिटिव रह के आपको आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 2 जो है, कि ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिनमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो। ठीक है, तो बालक तर्क वितर्क कर सके, यानी तर्क आधारित समाधान होना चाहिए उसमें। ठीक है, और ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 8 हार्वर्ड गार्डनर का इम्पोर्टेंट है, सवाल फिक्स है, इसका आता ही है कि बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती है? ठीक है,
तो इसकी विशेषता हो सकती है कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा कि पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है आपका कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों एवं अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार और क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए, समाज के बारे में जब बात आ जाती है तो सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण की बात यहाँ पे की जा रही है, तो इसका आंसर सामाजिकरण रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका देखिए कि मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसका देखिएगा 3 नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर रहेगा, क्योंकि आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो दोनों साथ रहेंगे तभी अच्छा विकास होगा। एक प्रगतिशील जो कक्षा है उसमें क्या होना चाहिए, तो विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। ठीक है, ज्ञान की संरचना यहाँ पे की जाती है, तो ये ऑप्शन फर्स्ट ही आपका आंसर रहेगा। 12वां सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा कि सतत और समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है, इनमें से क्या शामिल है। तो ऐसे में आपको चारों ऑप्शन पढ़ के जो बेस्ट ऑप्शन होता है उसको आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 जो रहेगा आपका, ये आपका आंसर यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक और संकलनात्मक आंकलन का जो है प्रयोग यहाँ पे करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से नेक्स्ट अपना क्वेश्चन रहेगा 12 आपका 12 हो चुका है, 13 नेक्स्ट कि आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी की विभिन्न स्रोतों से बार बार ये बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक जो क्षेत्र है उसमें निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता और पारिमाणिक रूढ़िवादिता आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए। तो इसमें शिक्षक को क्या है कि रोल मॉडल से संबंधित जो चीज़ें होती है वो कहानियाँ और ऐसे उदाहरण उनको प्रस्तुत करने चाहिए। ठीक है, रोल मॉडल। ठीक है, ये आपका राइट ऑप्शन रहेगा। फिर एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। जैसे समावेशी शिक्षा है तो इसमें सबको एक साथ लेके के चलना होता है। ठीक है, समावेशी का मतलब क्या है, सभी बच्चों को आपको समावेश करके एक साथ लेकर के चलना है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं और शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है। ठीक है, हर कोई बच्चा सीख सकता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर रहेगा। 15वां सवाल देखिएगा कि एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रकट करता है। तो ये विद्यार्थी के लक्षण है, फिर आपको बताना है कि ये कौन से विद्यार्थी के ऐसे लक्षण होते हैं। कि पढ़ने के प्रति चिंता व्यक्त करता है, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई उसे होती है, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, और पहले पढ़े हुए पाठ को समझने में या फिर याद करने में कठिनाई होती है। तो ये किसके सूचक है। मैं समझ चुका हूँ कि आप इस प्रश्न का जवाब दे देंगे। ठीक है, क्या ये सौलीन विद्यार्थी है। नहीं, सौलीन तो वो खुद में ही खोया रहता है। क्या सृजनात्मक है। सृजनात्मक का मतलब नई नई चीज़ें क्रिएट करता है, क्या ये है सृजनात्मक। नहीं। तो क्या है अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी। जी हाँ, ये अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी हैं जो इस प्रकार के लक्षण प्रकट करते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर आपका 16 कि एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है। ठीक है, तो ये किस प्रकार से बताएगा आपको। ये सबसे जो देखिएगा अंत का जो है, प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों को, कमजोरियों को विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करता है। तो 4 जो है ये सबसे बेस्ट यहाँ पे रहेगा। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। ठीक है, क्रिएटिव जो बच्चे होते हैं उन्हें आपको प्रोत्साहित करना है
मोटिव करना है तो किस प्रकार से आप उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं। तो जब भी ऐसे सृजनात्मकता का ये आए तो इसमें क्या है कि जो मूल विचार है उन्हीं को देख कर के आपको उसको जैसे अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। सृजनात्मकता की विशेषता यही होती है कि इसमें चेंजेस होते हैं लेकिन जो मूल विचार है वो चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, मूल थीम जो है वो वही रहती है, लेकिन नवीन गुण जो है वो आ जाते हैं, लेकिन मूल जो गुण होते हैं वो बदलते नहीं हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अपना नेक्स्ट सवाल रहेगा 18 क्वेश्चन। ठीक है, निम्न में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। ठीक है, तो सार्थक अधिगम इन चारों में से आप पढ़ते हो, यदि ध्यानपूर्वक पढ़ें तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है कि विषय वस्तु और बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार आपको रखना चाहिए। तो फोर्थ जो है ऑप्शन ये राइट जाएगा। फिर आपके निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है। तो इसका उदाहरण कौन सा हो जाएगा, इन सब में सबसे बेस्ट है कि साधन साध्य। ठीक है, साधन साध्य विश्लेषण समस्या को अनेक उपलब्धों में या उपलक्ष्यों में विभाजित करना, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके आप कर सकते हैं प्रभावशाली समाधान। अनेक उपलक्ष्य, ठीक है, छोटे छोटे लक्ष्यों में बांट करके इसको समस्या समाधान की रणनीति बेस्ट हो सकती है, किसी भी समस्या का अपन समाधान कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षक प्रणाली नहीं है। क्या पूछा, नहीं है, तो कौन सी नहीं है। इनमें से जो नेगेटिव है उसको आपको बताना है। तो इनमें नेगेटिव क्या है कि देखिए, प्रोत्साहित करना नेगेटिव नहीं होता है, ये संरक्षण आपके प्रयोग और पर्यवेक्षण भी नहीं है, संवाद और परिचर्चा भी नेगेटिव नहीं है। तो दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, ठीक है, तो ये एक रटने की जो चीज़ हो जाती है तो वो है कि ये प्रणाली आपको नहीं करनी, यानी दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, ये आपका ऑप्शन जाएगा। तो 21 नंबर आपका सवाल है कि शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकता है। कोई बच्चा बार बार पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहा तो उसमें शिक्षक को क्या करना चाहिए। क्या बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहना चाहिए, ऐसा तो नहीं कह सकते। ठीक है, पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांट कर बैठाएं। ठीक है, तो डांटना भी गलत हो जाता है। उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करेंगे। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि बच्चे का जो रुचि क्यों नहीं है, ठीक है, उसका कारण अपन जानते हैं, वो एक बेस्ट ऑप्शन आपका रहेगा। फिर है संरचनावादी उपागम बताता है कि खालिस्तान ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, क्या है, क्या आवश्यक है। संरचनावादी उपागम व्यक्ति में यदि पूर्व ज्ञान होगा विद्यार्थी में तो वो अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, पूर्व ज्ञान के हिसाब से वो चीज़ों को कनेक्ट कर पाता है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर रहेगा। 23वां सवाल देखिएगा 23 कि बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजा अनुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो शिक्षक निश्चित रूप से उन्हें वो चुनौतियां देता है, तो संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वही आपका राइट आंसर रहेगा। और संज्ञान और संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है। तो इनके बीच में द्विदिशीय संबंध होता है कि दोनों के बीच एक गतिशील और पारस्परिक जो क्रियाएं हैं वो होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अपना सवाल है कि 25 नंबर की निम्नलिखित में से कौन से कारक है जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो विद्यार्थी की अभिरुचि, ठीक है, विद्यार्थी का सामाजिक स्वास्थ्य, ठीक है, ये भी करता है। शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ, विद्यार्थी का पारस्परिक सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ, यानी सभी के सभी जो है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर चला जाएगा। 1 2 3 4 सभी के सभी प्रभावित करते हैं। निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण आपका पहलू कौन सा है। तो इसमें सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं जो होती है ये आपका महत्वपूर्ण पहलू रहेगा।
ठीक है। और 27 देखिएगा कि जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेता है, जैसे कि एक प्रयोग का नियोजन और संचालन करता है जो कि प्रत्यक्ष रूप से उसे उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बेज प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है? तो ऐसी जो स्थिति है उसमें अधिगम के प्रति भौतिकवाद जो अभिवृत्ति का विकास होता है, तो ये आपका राइट ऑप्शन रहेगा कि अधिगम के प्रति जो भौतिकवादी अभिवृत्ति है उसका विकास वहाँ पे होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर रहेगा। 28 बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? ठीक है, तो बाल्यावस्था में क्या होता है कि समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक के अनुसार ये एक सामाजिक संरचना बाल्यावस्था है। ठीक है, तो ये समकालीन जो है उनके अनुसार ये सामाजिक संरचना बताया गया है, तो ये ऑप्शन जो है राइट आंसर रहेगा। 29 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? मध्य बाल्यावस्था की जो विशेषता है कि इसमें बच्चे तार्किक और मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, तार्किक और मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, यह आपका मध्य बाल्यावस्था की बात है। ठीक है, और आज का अंतिम सवाल और 30वां सवाल देखिएगा, परिवार एवं आस पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण है। तो ये आप शुरू से ही आप पढ़ते आए हैं कि परिवार बालक की प्रथम पाठशाला होती है, तो ये प्राथमिक एजेंसियां इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, प्राथमिक एजेंसियां यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। तो इस प्रकार से हमने 30 प्रश्न CDP के देखे हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।